अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे स्टेट बैंक गवर्नर रज़ा बाकर साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। वो कहते हैं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जो है इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा हुआ है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जब फ़ायदा होता है तो इसी तरीके से जो है मुल्क में भी मुल्क की जो इकॉनमी वो बेहतर होती है। रेमिटेंसेस के ऊपर क्या हमारी पूरी इकॉनमी रिलाई करती है, इसके ऊपर जो है बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट दिया है रज़ा बाकर साहब ने, और ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। इसकी उसी को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट के पीछे उन्होंने क्या सोचकर ये दिया था, और क्या वजूहात हो सकती हैं, और क्यों ये स्टेटमेंट उनका देना गलत है। साथ ही साथ कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान जो है इसमें किस तरीके से जो है बेहतर हो रहा है, किस तरह बेहतर परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ FATF के ऊपर भी बात करेंगे, और प्रोग्राम में जो है दुबई एक्सपो को भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, जिसमें पाकिस्तान पवेलियन के ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, माहिरीन इकॉनमी एक्सपर्ट हैं। प्रोग्राम में उनको खुशामदीद कहते हैं। आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब। थैंक यू सर, सबसे पहले तो प्रोग्राम में बात करेंगे रज़ा बाकर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर। एक अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना जो है उनको बनाया जा रहा है। क्या वजह है कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, सबसे पहले तो ये बताएं। देखें, अब ये बताना कि जी क्यों दिया ऐसा स्टेटमेंट, ये तो अब उनसे आप पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि उनकी पोजीशन को देख के लोग ये कह रहे हैं ना कि पोजीशन गवर्नर स्टेट बैंक हैं, और फिर इतना रियलिस्टिक स्टेटमेंट देना। हाँ, देखें, अनरियलिस्टिक बेसिकली तो वो पॉइंट ये कि सेंट्रल बैंक एक तो दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं या सेंट्रल बैंक्स खुद जो होते हैं वो बड़ा एक लो प्रोफाइल रहते हैं, और क्योंकि वो इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जो है उनका झुकाव होता है, और गवर्नर की स्टेटमेंट पॉलिटिकल हो जाती है ऑफ कोर्स इस तरह की, यानी कि गवर्नमेंट की साइड लेना या कोई ऐसी चीज़ कहना जो कि एक्चुअली उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। और देखें, इसके दो जो है वो साइड्स हैं। एक तो ये होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसका किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं जी। महंगाई होती है तो उसमें भी बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज में ऐसा ही होता है। मतलब अगर महंगाई भी होती है तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। और अगर कर्जे लिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोगों का नुकसान होता है, कुछ लोगों का फ़ायदा होता है। इसी तरह रेमिटेंसेस में या ये कहना कि जी करेंसी की में गिरावट आ रही है, या हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू में कमी हो रही है तो उसको किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो वो ये स्टेटमेंट्स एक तो ऑफ कोर्स शुबा नहीं देते, और दूसरा ये कि ये स्टेटमेंट जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा बहुत सारी नेगेटिव्स होते हैं जब, तो उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने के लिए बस आप कोई स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन ये और ज़्यादा नेगेटिव नहीं जा रहा, क्योंकि इसको तो सुन के ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ते सिर्फ हमारी इकोनॉमी रेमिटेंसेस के ऊपर चल रही है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो ये है कि जी किसी को फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा भी नहीं हो रहा। वो कैसे नहीं हो रहा? वो कैसे नहीं? हाँ, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि हम तो स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं ना, हम ये नहीं कहते कि जी उन्होंने क्यों कहा। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। एक होता है कि जी आप जो है वो बस बात इस तरह की करते हैं ताकि कहीं ना कहीं से कोई चीज़ पॉजिटिव नज़र आए, तो वो स्टेटमेंट जो है ना वो इसलिए उसकी अगर आप उसकी वो देखें फ़िलॉसफी इसके पीछे या उसके पीछे क्या उसका वो है, मतलब क्या है, ऐसा ये भी नहीं है कि फ़ायदा होता है। वो क्यों फ़ायदा नहीं होता? देखें, जब भी करेंसी की बात होती है तो करेंसी हमेशा वैल्यू में नापी जाती है, यानी कि उसमें कितनी ताकत है, वो कितनी चीज़ें खरीद सकती है, ये करेंसी में नापी जाती है, नंबर्स में नहीं नापी जाती। कि मैं आज ये कहूँ कि जी कल डॉलर जो है 100 रुपये का था, आज डॉलर 150 का हो गया है, तो आपके पास $1 है, कल आपको 100 रुपये मिल रहे थे, आज $1 है तो आपको 150 रुपये मिल रहे हैं, तो आपको फायदा हो गया है। एग्जांपल देकर बता रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस इतना टारगेट है, मैं आपको एग्जांपल बहुत सिंपल उसमें दे रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास $1 है, आज आपको 100 रुपये मिल रहे हैं उसके, कल $1 के आपको 150 मिले, तो क्या आपको फायदा हो गया? वो फायदा नहीं हुआ। उसकी वजह पता क्या है? हो जाता है जब तक एग्जैक्टली कि अब आपको ज्यादा रुपये चाहिए $1 के लिए, या डॉलर के अगेंस्ट आपको ज्यादा रुपये मिल रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर 50 रुपये आपको ज्यादा मिल रहे हैं, पहले 100 मिल रहे थे, अब 150 मिल रहे हैं, यानी कि 50 ज्यादा मिल रहे हैं, तो वो 50 क्वांटिटी में ज्यादा मिल रहे हैं, उसकी कुव्वत खरीद नहीं बढ़ी, वो कम हो गई है उल्टा। मेरी बात समझे? एक बॉटल जो थी वो पहले आ रही थी लेट्स से $1 की या 100 रुपए की, अब वो आ रही है 150 रुपए की, क्योंकि एक ही डॉलर की है ना वो, तो 150 की आ रही है ना, तो आपको फायदा तो नहीं हुआ ना। तो आपकी जो कुव्वत खरीद है वो कम हो गई है, महंगाई में कन्वर्ट हो गई है। तो एक्चुअली जिनको रेमिटेंसेस मिल भी रही हैं, फायदा नहीं हो रहा। अब मेरी बात समझे, आज अगर आपकी इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा हो रही है, डेप्रिशिएट हो जाए तो अगर रेमिटेंसेस डेप्रिशिएट क्यों होता है? क्योंकि महंगाई
बाहर से हमें चीज़ें महंगी मिल रही हैं, तो हमें ज़्यादा रुपये चाहिए उसी डॉलर को पूरा करने के लिए। तो ज़्यादा रुपये होंगे तो जब क्वांटिटी किसी चीज़ की बढ़ती है, बहुतात होती है किसी चीज़ की, तो उसकी वैल्यू में कमी होती है। इसी तरह करेंसी की कुव्वत खरीद मैटर करती है, नंबर में करेंसी का होना मैटर नहीं करता, बल्कि नंबर में होना तो उसके लिए तो खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि अगर रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्वांटिटी में तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी ना। अच्छा। उसको कोई नहीं रिक्वायर करेगा। मेरी बात समझ रही हैं? ये डिमांड सप्लाई है। ठीक। कि अगर किसी की डिमांड बढ़ती है, किसी की सप्लाई बढ़ती है, तो डिमांड जिसकी बढ़ती है कीमत में इजाफा होता है, सप्लाई जिसकी बढ़ती है कीमत में कमी होती है। अच्छा, एक और ये भी बता दीजिए, जिस तरह आप कह रहे हैं खुरम साहब कि डिमांड एंड सप्लाई का ये एक कंप्लीट गेम है, तो जब डॉलर को सुपरवाइज करने की बात आती है कि डॉलर को सुपरवाइज किया जा सकता है, इससे भी जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, रुपये डेप्रिशिएट मजीद नहीं होगा, क्या इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, उसका थोड़ा सा हिस्सा हो सकता है, जी। स्पेकुलेशन का डेफिनेटली हिस्सा होता है कि कौन ख़रीद रहा है, कहाँ जा रहा है, अफगानिस्तान में कैसे जा रहा है। अफगानिस्तान में अगर जा रहा है, अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट है क्योंकि यूएस वहाँ से निकला है, तो डॉलर की वहाँ पे बिल्कुल जो है वो, क्योंकि डॉलर ही ज़्यादातर वहाँ चल रहा था, डॉलर आ रहा था, डॉलर का इन्फ्लो वो रुक गया है, तो अब वो अपनी अफेयर्स को कैसे चलाएं, इकोनॉमिक अफेयर्स को कैसे चलाएं, डील कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, चीज़ों को कैसे खाएं, कैसे इकोनॉमी को कैसे चलाएं, इकोनॉमी को कैसे चलाएं अपनी। तो वो पाकिस्तान से या जो अपने पड़ोसी ममालिक के वहाँ से डॉलर जो है वो ले रहे हैं। अब वो इनडायरेक्टली ले रहे हैं या लीगली नहीं ले रहे, तो उसको रोका जाए, उसको या तो लीगलाइज किस तरह से किया जाए कि हम किस तरह से बार्टर कर सकते हैं। ये बीच में स्टेटमेंट भी आया था कि हम रुपये और उसको रुपये में ट्रेड करते हैं, तो वो कहाँ गया, उसका कुछ पता नहीं चला कि रुपये में ट्रेड कैसे करेंगे। उसके अगेंस्ट कोई ना कोई करेंसी तो होगी, या तो एक बॉटल दें और एक आप जो है ना वो कोई फल ले लें, बार्टर डील कर लें, इस तरह की कोई चीज़ कर लें। तो देखें, ये किया जा सकता है। दूसरा ये कि करेंसी को बहुत आम तरीके से हर कोई जाके खरीद रहा है, तो लोग करते क्या हैं, लोग करते क्या हैं, जैसे आप और मैं हैं, एक आम आदमी क्या करता है, कहता है कि जी वो अब हमें भी पूछते हैं लोग कि जी आप ये बताएं कि अभी हम डॉलर में रख लें, क्योंकि रुपये में तो हमारी जो है वो नीचे जा रही है वैल्यू। मेरी बात समझ में आपको कि वो क्वांटिटी और वैल्यू वाली ये कुव्वत खरीद होती है, बिजनेस बनाया हुआ है बहुत सारे लोगों ने। तो कुव्वत खरीद मैटर करती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट था ये कुव्वत खरीद को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था कि जी बाहर से अगर $2.5 अरब आ गए हैं, $3 अरब एक्स्ट्रा, $3 अरब एक्स्ट्रा नहीं, $3 अरब आ गए हैं, तो उसमें रुपये में ज्यादा हो गए हैं वो, तो महंगाई भी तो बढ़ रही है ना जी। अगर मुझे $1 पे 100 मिल रहे थे, अब $1 पे 150 मिल रहे थे, तो महंगाई भी तो बढ़ रही है। और फिर मेरे पॉइंट सुनिए कि अगर $100 था पहले $1, अब 150 का हो गया है, तो मेरे पास जो 50 एक्स्ट्रा हैं वो एक्स्ट्रा नहीं है, उनकी कीमत जो है वही है, उनकी जो वैल्यू है वही है। अब मुझे ज्यादा इसलिए रिक्वायर है कि मेरी महंगाई बढ़ गई, तो मुझे ज्यादा रुपये देने ना। तो महंगाई अगर देखें, रुपया कितना डेप्रिशिएट हुआ है, रुपया 15% तकरीबन डेप्रिशिएट हो चुका है अपनी लो से जी। और महंगाई में अगर 10-15% इजाफा इसी वजह हो जाता है जी, तो वो तो बराबर हो गया ना। इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो क्या हो सकते हैं कि रुपया जो है वो मजीद डेप्रिशिएट ना हो? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में 2-3 चीजें सेंट्रल बैंक करता है। वो ये करता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देता है ताकि रुपये जो है उसकी कीमत बढ़ जाए। मेरी बात समझिए, उसके ऊपर जो शरह सूद है, यानी कि हम रुपये बैंक से लेने जाते हैं तो वो हमें महंगा मिले। जब महंगा मिलेगा तो ऑफ कोर्स उसकी कीमत बढ़ेगी। जब कीमत बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता या तो ठहराव आ जाएगा, कम नहीं होगी, ठहराव आ जाएगा, या फिर बेहतर हो जाएगी। तो जब मैं कर्जा लेने जाऊंगा रुपये पे, उस पर अगर मुझे ज़्यादा कीमत मिलती है उसकी, तो मैं कर्जा कम लूंगा। जब कम लूंगा तो मार्केट में रुपये कम आएगा। जब रुपये कम आएगा तो नेचुरली उसकी वैल्यू में थोड़ी सी बेहतरी आएगी या स्टेबलाइज होगी। तो स्टेट बैंक एक काम ये करता है, स्टेट बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे, तो रेट बढ़ाने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो ज़्यादातर कैश में है, अनडॉक्यूमेंटेड है, लोगों के हाथ में कैश बहुत ज़्यादा है। आप अभी कल की रिपोर्ट देखें, स्टेट बैंक की 7 ट्रिलियन रुपीस का कैश इस वक्त सर्कुलेशन में है। अच्छा। यानी कि लोग कैश में ज़्यादा रख रहे हैं, बैंकों में कम रख रहे हैं। अच्छा। कैश में होल्ड ज़्यादा कर रहे हैं या फिर डॉलर लेके रख रहे हैं। तो डॉलर की भी कैश की और इसकी भी कैश की अगर बहुत ज़्यादा जो है इन्वेंट्री बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि कैश इकोनॉमी बढ़ रही है आपके यहाँ, तो महंगाई में इजाफा और मजीद हो सकता है। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में फूड और तेल की कीमतें वैसे ही बढ़ रही हैं। हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट से डॉलर हमारा ज़्यादा जा रहा है, एक्सपोर्ट से कम आ रहा है डॉलर। देखें होता क्या है, अगर आपका रुपये $1 डेप्रिशिएट होता है ना, डॉलर $1 से अप्रिशिएट होता है, यानी कि डॉलर की कीमत में $1 इजाफा होता है, यानी कि 160 से 161 अगर हो गया डॉलर, तो 100 अरब का हम पे जो है वो कर्जा चढ़ जाता है। यानी कि 100 अरब का सिर्फ बैरूनी कर्जा हमारा यहाँ बढ़ जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इतना हमारा कर्जा है कि अगर $1 डॉलर में इजाफा होता है तो 100 अरब रुपए का फर्क पड़ता है हमें। यानी कि आप ये देखें कि अभी $10 बढ़ा है ना, डॉलर 10 या $15 बढ़ा है, तो 1000 से 1500 अरब रुपए तक का इजाफी हमें रुपये चाहिए होगा उसी डॉलर के कर्जे को वापस देने के लिए।
ठीक, अब आपकी बात समझ में आई कि कोई फायदा नहीं होता इस चीज़ का। जी एग्जैक्टली। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जैसे खुर्रम शहजाद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी लोग कैश जो है वो अपने पास रख रहे हैं और ये किस तरीके से जो है हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में इसके हवाले से भी कुछ एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, वो क्या है, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे रज़ा बाकर साहब के स्टेटमेंट के ऊपर, जिसको अनरियलिस्टिक करार दिया गया है तमाम तर माहिरीन की तरफ से। कुछ प्रोग्राम में हमने ये भी गुफ्तगू की कि किस तरीके से वो स्टेटमेंट एक अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट है और कैटेगोरिकली कैसे जो है फ़ायदा नहीं हो सकता, हालांकि जितनी भी टारगेट से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ जाएँ। प्रोग्राम में अब हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डिजिटलाइज हो रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं ई कॉमर्स के हवाले से, वो भी पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर क्या व्यू पॉइंट है खुर्रम शहजाद साहब का, वो जानने की कोशिश करते हैं। जी खुर्रम साहब, डिजिटलाइजेशन का एरा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, ट्रांजैक्शंस भी डिजिटलाइजेशन की तरफ ज़्यादा जा रही है, लेकिन आपने ब्रेक से पहले ये कहा कि पाकिस्तान में अब भी कैश ज़्यादा रखा जा रहा है, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखें बात ये कि जो पेनिट्रेशन है वो रिलेटिवली अभी भी बहुत कम है, यानी कि एक आम आदमी तक कैसे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करता है, ऑनलाइन ख़रीदारी करता है, ऑनलाइन पेमेंट्स करता है। अभी भी देखें हमारे पास तकरीबन 103 मिलियन, तकरीबन 13.25 करोड़ जो है वो 13.25 नहीं, तकरीबन 10.25 करोड़ आपके पास इंटरनेट यूज़र्स हैं। आपको पता है कोई 8-10 ममालिक या इससे भी ज़्यादा होंगे, यूरोपियन मिला लें, मिडल ईस्टर्न मिला लें, इन सबकी आबादी इतनी नहीं है। अच्छा। कलेक्टिव मतलब टोटल आबादी इतनी नहीं जितने हमारे पास इंटरनेट यूजर्स हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी मार्केट है, यानी हम इसको एज अ फोर्स यूज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है आपकी। इनको हमने इनेबल ये करना है। देखिए हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है कि कुछ अवेयरनेस, कोई एजुकेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर हों। यानी कि स्क्रैच से हमारे यहाँ जो जनरेशन आ रही है, टेक्स से भी तो वो है, उसको चलाना तो आता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा अवेयर हो जाए कि किस तरह से मैं ट्रांजैक्शंस को आसानी से कर सकता हूँ, कैसे मैं पे कर सकता हूँ, कैसे ख़रीदारी कर सकता हूँ, किस तरह से मैं ऑनलाइन ही सब कुछ है। देखें इस वक्त आपके यहाँ जो मोबाइल वॉलेट्स हैं और या टोटल जो बैंकिंग चाहे आपके पास अकाउंट्स हैं, तकरीबन कोई 5.5 करोड़ के करीब है। 5.5 करोड़, उसके अंदर 2/3 ऐसे हैं जो ये वॉलेट्स के थ्रू खुले हैं, जो ई वॉलेट्स होते हैं आपके वही टॉप अप करते हैं, आप अपने वॉलेट में रखते हैं, कैश देते हैं और वॉलेट में आपके पैसा आता है, वहाँ से आप पे करते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अभी इसको पेनिट्रेशन बहुत इसमें चाहिए। आप कैश को इतना मुश्किल कर दें कि कैश की कॉस्ट बढ़ जाए, कैश से ट्रांजैक्शन करना, और ऑनलाइन इतना आसान कर दें, इंसेंटिवाइज कर दें कि जी ऑन जैसे यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ना, सारी चीज़ों को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर टैक्स हैवी है कुछ लोग, लेकिन कुछ नहीं होता है, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखें बात यही है कि एक तो अपने इन पे जो जनरेशन की एजुकेशन है, जो यंगस्टर्स की या जो नई जनरेशन हमारी आ रही है, इसकी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की इंक्लूजन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी शुरू से उसके यूज टू हों। वैसे जेन जी जो है, जेन जी वो कहलाती है जो अभी जो मिड 2000 से आगे जो है पैदा हुए हैं। अच्छा। इसके बाद यानी कि अभी कोई 15 साल के बच्चे होंगे हमारे, 13 साल के, 15 साल के जी। और ये अब जो है ना, इसको जनरेशन जी कहते हैं, जेन जी। ये दुनिया भर में हमारे पास बहुत मैसिव है। अच्छा। और ये हमारे पास इसलिए मैसिव है अलवीना कि हमारे पास जो यंग बच्चों की जो हमारी तादाद है वो अंडर 20 अगर आप लगाएं ना तो वो तकरीबन 45% है। अंडर 25 करें तो 50 से ऊपर है, अंडर 30 करें तो 65 से ऊपर है। यानी कि 30 साल और नीचे के जो लोग हैं हमारे पास, वो पॉपुलेशन का 65% बनते हैं। और मिडिल क्लास भी अच्छी खासी आपके पास। देखिए आपके पास अल्लाह ने वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जिसको आपने बहुत अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना है, कि कैसे उनको इनेबल करना है कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, इकोनॉमी में एफिशिएंसी आए और आपकी ग्रोथ बढ़े, और वो अपने आप को भी जो है वो सपोर्ट कर सकें इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, और अपनी फैमिलीज को, और साथ में पूरी सोसाइटी में चेंज ला सकें, और टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकता है। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो पेनिट्रेशन है वो स्लो है। क्यों? क्योंकि कैश की ना बहुत ज़्यादा वो है इस वक्त, कैश का इस्तेमाल बहुत है। आप मैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी कैश यूज करते हैं। बहुत सारे आउटलेट पे या शॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो पीओएस जो है वो ज्यादा यूज होता है। नहीं है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बात की गई थी 5 लाख की, वो 45,000 भी नहीं हुए शायद अभी तक, या 1 लाख भी नहीं हुए। पॉइंट ये है कि पेनिट्रेशन स्लो है, और आपके यहाँ इसलिए भी स्लो होती है कि आपके यहाँ जो एजुकेशन देखें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप बेसिक एजुकेशन दे दें, सिर्फ उस बेसिक एजुकेशन के साथ आज
पूरी दुनिया में इतनी आसानी पैदा कर दी गई है टेक्नोलॉजी ने कि आप खुद सीख सकते हैं। अच्छा खुरम साहब, बेसिक एजुकेशन की अगर आप बात करें तो बेसिक एजुकेशन में अगर हम कंप्यूटर स्टडीज़ की बात करते हैं तो उसमें अगर मैं स्कूल और हाई स्कूल की बात कर रही हूँ, उसमें आज भी वही वाला सब कुछ पढ़ाया जा रहा है करिकुलम, जो कि बहुत आउटडेटेड है, जो मतलब हम लोग के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं था। तो इसको जो है कौन इसको सुपरवाइज कर सकता है? आफ्टर द 18th अमेंडमेंट दैट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन कौन इसको, क्या इसको भी वफाक को करना पड़ेगा कि करिकुलम को रिवाइज करें कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो एटलीस्ट ठीक करें? देखिए करिकुलम तो एक ही होना चाहिए ना, अक्रॉस द बोर्ड एक होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में होता है इस तरह से, ज़्यादातर ऐसे ही होता है ममालिक में कि करिकुलम सेम होता है ताकि हर किसी को बेसिक स्टैंडर्ड सेम मिले, उससे ऊपर स्पेशलाइजेशन हो। स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड है, वो किसी काम के भी नहीं। इसको तो ठीक करना है ना, ये हमें पता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब वो जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उनको करना चाहिए, सेंट्रल में भी बैठे हैं, फेडरल में भी बैठे हैं लोग, प्रोविंशियल में भी बैठे हैं, सर जोड़ के बैठना चाहिए और देखना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या माहिरीन जो हैं इसमें, एक्सपर्ट्स इसमें अपनी राय दे सकते हैं? क्या लेजिस्लेचर तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आप इसको जरा कानून साजी की तरफ जरा इसके जी बिल्कुल। देखें आपके यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो बड़ी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपकी एजुकेशन है। आपको हेल्थ बेहतर होगी तो आपका जो है वो सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होगी। जब सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होगी और बेहतर एजुकेशन वो मिलेगी जो आपको दुनिया में जो है सोसाइटी में कहीं कंट्रीब्यूट करने का मौका दे, आपको कम्पिटिटिव करे, दुनिया भर में आप कम्पीट कर सके लोगों के साथ। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, ये दोनों किसके अंदर आती हैं? ये प्रोविंशियल के अंदर आती है। लेकिन फेडरल का रोल खत्म नहीं होता, फेडरल का रोल सर्विलेंस का बिल्कुल है। तो ये मिल के काम करना पड़ेगा। देखें आपके पास जो जनरेशन है ना, इसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम इसको सही रास्ते पे डालें, इनको बेहतर तालीम दें, बेहतर एजुकेशन दें, इनको इस काबिल करें कि दुनिया में कम्पीट कर सकें लोगों के साथ और अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करें, पूरी दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करें। दूसरा रास्ता ये है कि हम इनको ऐसे ही छोड़ दें और ये हमारे लिए भी वाले जान बने, दुनिया के लिए भी वाले जान बने। बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, ये दो रास्ते हैं, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स पे है। अगर ये दूसरा रास्ता, पहला रास्ता चुनते हैं, अपने लिए भी फायदा होगा, दुनिया के लिए भी फायदा होगा। दूसरा रास्ता अगर चुनते हैं और नहीं कुछ करते तो ये वाकई में प्रॉब्लम होगी और बहुत बड़ा जो है नुकसान हो सकता है। खुरम साहब, पीओएस की आपने बात की, जो कुछ स्टैट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये इसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है। पेनिट्रेशन इतनी नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज में इसको डिवाइड कर देते हैं, आपको लगता है कि किसी कुछ या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसकी जो है बेहतर है पेनिट्रेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें एक्सेप्शंस तो हैं ना, कि कहीं पे बेहतर है, कहीं पे। अब देखें बहुत सारे एलीट स्कूल्स हैं, मिडिल क्लास टू हायर लेवल के स्कूल्स हैं, वो तालीम थोड़ी बहुत बेहतर देते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी अब जो है ना प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, क्वालिटी गिरना शुरू हो गई है और उस तरह से असातिज़ा को नहीं मिलता जिस तरह से उनको एक इंसेंटिव मिलना चाहिए। फिर असातिज़ा की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो वो ट्रेन द ट्रेनर्स वाली बात है कि पहले भाई असातिज़ा को तो ट्रेन करें, क्योंकि हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो असातिज़ा आते जा रहे हैं जो इन्हीं स्कूल से हल्की तालीम लेके बाहर आए। अब वो जब असातिज़ा बनेंगे तो आगे जब ट्रांसलेट करेंगे उसको, तो उस बच्चे को तो वो हल्की तालीम मिलेगी ना, क्वालिटी गिरती जा रही है। तो देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ये नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजी, ये पेनिट्रेशन, ये आपके ऑनलाइन सिस्टम सारे और दुनिया में कम्पीट करना, टेक्नोलॉजिकली आगे जाना और दुनिया को बताना कि जी हमारे पास यंग जनरेशन किसी काम की है, वो ऐसे ही नहीं है, ये सब आपको बेमानी। ई कॉमर्स की तरफ अगर हम बात करते हैं, ई कॉमर्स आपको लगता है कि पाकिस्तान में इसका जो स्कोप बढ़ता जा रहा है या आपको कोई खास परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, ई कॉमर्स में तो हमारे यहाँ 4-5 बिलियन डॉलर की मार्केट आज है, बड़ी मार्केट है और वे 3 साल में 9 बिलियन डॉलर्स की होने जा रही है। तो मैसिव, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है आपकी। जी देखें बात ये है कि हमारा साइज अच्छा है ना, हम 5th लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन में। जी 5th लार्जेस्ट कंट्री है और 100 मिलियन प्लस के हमारे पास इंटरनेट यूजर्स हैं। आपके पास कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, 5G आपके पास हो, 4G 5G आपकी अच्छी क्वालिटी सर्विसेज हो, आपकी पेनिट्रेशन रूरल तक हो। देखिए इसमें मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो लाइसेंसेस इशू करती है उसमें अपने जो अपफ्रंट कॉस्ट है उसको कम करे, कंपनीज को दे और जो है वो स्टैगर्ड में, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनसे लेती रहे और रेवेन्यू के फॉर्म में लेती रहे या टैक्स की फॉर्म में। अभी भी होता है थोड़ा बहुत इस तरह, लेकिन अपफ्रंट कॉस्ट इतनी बड़ी वो 5G और 4G की करते हैं कि कंपनियां नहीं पे कर सकती इतनी बड़ी कॉस्ट और आगे जाके फिर वो चार्ज भी करती हैं ज़्यादा। तो हमें एक तो सस्ती सर्विस नहीं मिलती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों की। आज दुनिया भर में कनेक्टिविटी ही सब कुछ है, उसकी वजह से सारी चीज़ें। आज इंटरनेट यूज़र आपके पास अगर है, उसके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, बैठे बैठे डील्स होती हैं, बैठे बैठे आपकी जो है ना वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। ऑनलाइन क्या होता है, आज मैं यहाँ पे बैठूँ, इंटरनेट पे लॉगिन करूँ, एक मैं वहाँ पे कोई चीज़ खरीदूँ, वहीं पर ही पेमेंट करूँ, अपना कार्ड डालूँ या अपना कोई अकाउंट नंबर डालूँ, वहीं पर ही मुझे पेमेंट कर देगा। मुझे ना जाने की ज़रूरत है, ना किसी को आने की ज़रूरत है, मुझे बैठे बैठे घर पे डिलीवरी भी हो जाएगी।
तो इस चीज़ को इनेबल करना कनेक्टिविटी के थ्रू, इंटरनेट की क्वालिटी और आपको कम्युनिकेशंस बेहतर करना, ये हमारा काम है। ये हम नहीं करेंगे, हमारे पास ये जेन ज़ी है ना, ये ज़ाया होती रहेगी, ठीक या बाहर चली जाएगी। ठीक है खुरम साहब, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद प्रोग्राम में बात करेंगे FATF के हवाले से, साथ ही साथ कुछ दुबई एक्सपो के ऊपर भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे ओवरऑल डिजिटलाइजेशन के हवाले से, और कुछ हमने ये भी बात की कि पाकिस्तान में किस तरीके से ई-कॉमर्स जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है, और भी कुछ इसके ऊपर वैलिड गुफ्तगू की, कुछ फैक्चुअल गुफ्तगू की खुरम साहब ने। खुरम साहब, अब प्रोग्राम में बात करेंगे FATF के हवाले से। FATF की कुछ मीटिंग्स हुई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी कुछ स्टेटमेंट्स आए, रज़ा बाकर साहब के भी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आए, लेकिन उन्होंने एक बार फिर क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान विल रीमेन इन ग्रे लिस्ट। क्या कहेंगे जी? देखें, बात वही है, पॉलिटिकल ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स आप देखें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो FATF से निकल चुके हैं, ग्रे लिस्ट से जी। और ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि एक्चुअली होस्ट हैं ब्लैक मनी लेने के। यूके आपके सामने एग्जांपल है, स्विट्जरलैंड आपके सामने एग्जांपल, दुबई भी एग्जांपल, इवन जो आपकी टैक्स हेवंस हैं, केमन आइलैंड से लेकर पनामा और पता नहीं क्या क्या, वर्जीनिया आइलैंड, बहुत सारे हैं, दुबई इटसेल्फ है, UAE है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्यों नहीं हैं ग्रे लिस्ट पे, हम क्यों हैं? तो ये ज़्यादा पॉलिटिकल है, ठीक है। अब देखें हर मरतबा FATF की तरफ से इंडिया की लॉबिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। 2 ममालिक को हाल ही में ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, और उनकी परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और बेहतर परफॉर्म करे। एक तरफ FATF का ये कहना है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करे, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम अभी भी जो है कंडीशंस और लगा रहे हैं। वो यही तो प्रॉब्लम है। देखें, क्लाउड अपना आपको क्रिएट करना पड़ता है ना। चाइना है, इंडिया है, अमेरिका है, ये सारे अपने क्लाउड यूज़ करते हैं। ये पॉलिटिकल ही ज़्यादा होता है, वरना आप ये देखें ना, अगर इंसाफ होता है इस दुनिया में तो सबसे बड़े जो होस्ट हैं, जो ब्लैक मनी को रोकते नहीं है वहाँ आने के लिए, तो वो सबसे पहले इस चीज़ पे एक्शन ले, या उनको डाला जाए ना FATF में। लेकिन करने वाले ही वही हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें डिप्लोमेसी में ये सोचना है कि FATF हो या IMF हो, या फिर कोई भी इस तरह के बड़े इदारे हों जिनको कुछ ममालिक जो है वो बड़ी इकोनॉमीज़ के नाम पर रोकते हैं, बनाते हैं अपने आप को, फिर उसको दूसरे मुल्कों को डोमिनेट करते हैं, तो पॉलिटिकल ज़्यादा। और पाकिस्तान को हमेशा एज अ स्केपगोट यूज़ किया जाता है। अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले की बात करें तो वहाँ पे भी US के इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स, कॉन्ट्री स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, हर हफ्ते में डेवलपमेंट हो रही है, और एक हफ्ते हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान को कहते हैं कि वी वांट योर सपोर्ट, अगले हफ्ते कहते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे कार्रवाई। तो पॉइंट यही है ना कि हम ये ऐसा क्यों होने देते हैं। पॉइंट ये है, देखिए, आप किसी को कहेंगे यूज़ करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो वो करेगा ना वो। तो आप क्यों होते हैं एक्सप्लॉइट? आप अपने आप को क्यों नहीं बेहतर करते? मैं तो यही कहूँगा, हमारे साथ प्रॉब्लम है। वो तो करेंगे अपनी जगह, अमेरिका हो, इंडिया हो, इजराइल हो, कोई भी हो, करेंगे। इंडिया ने जो है मीडिया के जरिए जो है बहुत ज़्यादा अपना एक मीडिया को एज अ टूल यूज़ किया है तमाम चीज़ों को जो है मैनिपुलेट करने में। मैं वही कहूँगा, पाकिस्तान कितना पीछे रहा है। मैं यही कहूँगा कि वो करेंगे ना, वो तो करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? उनको तो मौका मिलेगा, वो मार देंगे आपको। पॉइंट सिर्फ ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को कैसे बेहतर कर रहे हैं ताकि आपको यूज ही ना कर सके। अपना क्लाउड कैसे बेहतर कर रहे हैं, अपने इकोनॉमिकली आप अपने आप को कैसे, इंटरनल आप अपने आप को कैसे ठीक कर रहे हैं। आपके पब्लिक फाइनेंसेस इतने वीक हैं, आप कर्जों पे चल रहे हैं, आपकी महंगाई इतनी ज़्यादा है, आपका ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, एक आम आदमी की पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ नहीं रही है, आपके इतने प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको तो हैंडल करें पहले। जब हम ही खुद हैंडल नहीं करेंगे तो किसी को कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं कि जी ये तो यूं करते हैं, ये हम नहीं कह सकते। तो पॉइंट हमारे अंदर पहले तो खराबी खुद में कि हम अपने आप को ठीक, वो तो ये तो नहीं कहते ना कि अपनी इकोनॉमी को आप ठीक ना करें, ये तो नहीं कहते, वो तो आपकी वीकनेसेस पे कैपिटलाइज करते हैं और चाहते हैं आप वीक हो। लेकिन अगर हम ये उनकी तरफ से इतने हैवी टैक्सेस लागू होना और उनकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होना, एक तरफ वो खुद ही कंडीशंस को मार्क करके कहते हैं कि ये कंडीशंस आपने कर ली हैं, उसके बाद भी सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ये पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकली आपको मैनेज कैसे करना होता है। वो कहते हैं एक लाइन यूज होती है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, पॉलिटिक्स कोई चीज नहीं होती है। आपके यहाँ मैशत सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आम आदमी कितना कैपेबल है। मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है इतनी कम क्यों है। आप दुनिया भर में जाएं, जहाँ 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार पर कैपिटा इनकम है, जाके देखें कैसे हैं लोग, वो कैसे होते हैं। उनकी पब्लिक सर्विस जाके देखें, उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, मैनेजमेंट देखें, उनके यहाँ पुलिसिंग का क्या निज़ाम है, उनके यहाँ हेल्थ का क्या सिस्टम है। एक आम आदमी को कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी मिलती है बगैर कोई सिक्योरिटी का जो है ना वो चर्चा किए हुए या बगैर किसी चीज़ों को वहाँ पे दिखाए हुए सिक्योरिटी मिलती है उनको। ये कैसे होता है, हम क्यों नहीं कर सकते ये? तो पॉइंट हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम ब्लेम करते रहेंगे उनको, ये हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन
को थोड़ा सा टाइमली सेटिस्फैक्शन के लिए तो ठीक है कि जी ठीक है हमने ब्लेम कर दिया, हम खुश हो गए। हम खुद क्या कर रहे हैं अपने लिए, ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ गवर्नेंस ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पूरे सप्लाई चेन ठीक नहीं है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हमने, सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। खुर्रम साहब, दुबई एक्सपो के वाले से भी कुछ बता दीजिए। हाल ही में आप पर्सनली विजिट करके आए हैं, एक जनरल गुफ्तगू भी कर लें, उसके बाद पाकिस्तान पवेलियन के हवाले से। देखें जनरली बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स है वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त एक सिटी लाइक क्रिएट किया गया है यूएई गवर्नमेंट ने, और विद इन नो टाइम क्रिएट किया है। देखें ना, पॉसिबिलिटी सब कुछ हो सकती हैं। दुबई गवर्नमेंट के पास तो तेल भी नहीं है, कैसे उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया? वो अपने भाई से उसने लिया है, जो अमाराती दूसरा है, जो अबू धाबी है, उससे उसने सारा लोन लिया है और सब चीज़ें वहाँ क्रिएट की, और लोग वहाँ आते हैं, खर्च करते हैं, वहाँ इकॉनमी जो है वो चलती है उनकी, और सिक्योरिटी भी है, हेल्थ केयर भी है, एजुकेशन भी है, सब टॉप नॉच है। आप यकीन करें वहाँ जाइडेक्स एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस एट द सेम टाइम हुई, एक्सपो भी चल रही थी, जाइडेक्स दुनिया की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है, तो दुबई इसको होस्ट करता है। सारी चाइनीज कंपनीज भी टेक्नोलॉजी की, सिर्फ चाइनीज नहीं, सिर्फ चाइनीज नहीं, पूरी दुनिया की टॉप नॉच कंपनीज वहाँ पे। हमारे स्टार्टअप्स भी गए थे। खुशखबरी ये है कि हमारे एक स्टार्टअप ने, फिनटेक का स्टार्टअप था माईटीएम के नाम से, उसने वहाँ जाके जो है वो एक कंपटीशन भी जीता माशाल्लाह, पाकिस्तान का, और कोई इंडियन नहीं था, पाकिस्तानी जो है वो जीत के आया, ये बड़ी बात है। उसके अलावा हमारी 6-7 कंपनियां बड़ी भी थी, उन्होंने एक पवेलियन छोटी सी क्रिएट की थी। हमारी पवेलियन एसेस नहीं थी, ऑफ कोर्स वो वीजा के इश्यूज थे, शुरू में अनसर्टन बहुत थी, जाइडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ हमारे कुछ स्टार्टअप्स ने विन भी किया, हमारे वहाँ पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन भी थी, लेकिन एक जो फुल फ्लेज जिसे कहते हैं ना रिप्रेजेंटेशन, वो नहीं थी वैसी। लेकिन मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए, मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे जो है वो दौरा किया, सपोर्ट किया स्टार्टअप्स को, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे। ओवरऑल हमारी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में अच्छी एक तरह से गिवन द सर्कमस्टेंसेस जो भी। कैसे करेंगे अगर पिछले दुबई एक्सपो जो गुजरे हैं उसको अगर आप रेट करते हैं इस बार की परफॉर्मेंस से? नहीं, दुबई एक्सपो तो एक ही है ना, अभी 2020 हुआ है, मैं बात करूं जाइडेक्स की। जी जी, लेकिन जो प्रीवियस ये कुछ साल बाद ये मुनक्किद होता है ना। जी जी बिल्कुल, जाइडेक्स जो है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, जी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पवेलियन नहीं था हमारा ऐसा जिस तरह से दूसरी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, बड़े बड़े मुल्कों का था, लेकिन हमारे यहाँ ऑफ कोर्स वो वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट थी, अभी बीच में अनसर्टेनिटी थी, उस वजह से उस तरह से प्लान नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बेहतर हुआ। हमारे स्टार्टअप्स ने अच्छा परफॉर्म किया, हमारी जो बड़ी कंपनियां थी, कुछ कंपनियां गई थी, कुछ नहीं गई, उन्होंने थोड़ा बेहतर जो है वहाँ पे किया, परफॉर्म किया। रिपोर्ट्स तो आएंगी कि किस तरह से कितने बिजनेसेस हुए, कितनी कन्वर्जन हुई, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, क्या हुआ, लेकिन अपेरेंटली चीज़ें बेहतर हुई। हमारे मिनिस्टर ऑफ IT भी गए थे वहाँ पे, सईद अमीनुल हक साहब, और वहाँ बैठ जाके उन्होंने सपोर्ट भी किया। तो मेरा पॉइंट ये कि जाइडेक्स तो बेहतर हो गया, और दूसरा ये कि जो एक्सपो था 2020, वहाँ पे पूरा एक सिटी क्रिएट किया गया, हर कंट्री की एक पवेलियन है, हर कंट्री का एक जो है ना वो शोकेस किया गया, हर कंट्री को, उसके कल्चर को, उसकी क्रिएटिविटी को, उसके कॉर्पोरेट सेक्टर को, उसके ओवरऑल जो है सोसाइटी को वहाँ पे जो है वो बताया गया। खुशी मुझे इस बात की हुई कि हमारे यहाँ जो जिस तरह से कहा जा रहा था, ऑफ कोर्स उससे एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा। जब हमने वहाँ जाके देखा, जिस तरह से रिसेप्शन हुई पाकिस्तान की, और जैसे हमने कल्चर को दिखाया, हमने हिस्ट्री को दिखाया है, अपनी कल्चर को दिखाया है, अपनी सोसाइटी को दिखाया है, हम कितने हॉस्पिटेबल हैं, हम कितने ज़्यादा जो है वो केयर करते हैं अपने जो है लोगों की, ये सब दिखाया गया है। यानी कि जो भी हमारे यहाँ आता है, हम कितने मेहमान नवाज हैं। कल्चरल एस्पेक्ट है वो काफ़ी, कल्चरल एस्पेक्ट सूबों की भी हल्की फुल्की दिखाई गई है, लेकिन ओवरऑल हमारा जो टूरिज्म का पर्सपेक्टिव है वो अच्छा दिखाया गया। बहुत सारी चीज़ें देखिए, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास जिस तरह से हमारे कॉर्पोरेट्स ने जो है वो इसको फंड किया, कॉर्पोरेट्स ने किया फंड, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, इन सब ने बहुत एफर्ट किया, और वो नज़र भी आई है। हमारे डिज़ाइनर, हमारे आर्किटेक्ट जिन्होंने काम किया है, वो टॉप नॉच काम किया, नो डाउट अबाउट इट। एक और चीज़ मुझे देखी कि मैं इजराइल भी गया, मैं इंडिया भी गया, और मैं सऊदी अरेबिया भी गया। सऊदी अरेबिया की नंबर 1 पे है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल वहाँ पर है। पाकिस्तान का टॉप 5 में, टॉप 10 में नाम है, और फुटफॉल अच्छा खासा हमारे यहाँ भी आ रहा है। देखिए, इसी से अंदाज़ा होता है कि लोग अट्रैक्ट कितना हो रहे हैं, आ कितना रहे। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फुटफॉल अच्छा रहा। सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे था, वो डेफिनेटली उन्होंने अपना कल्चर दिखाया, सब कुछ किया। इंडिया जब मैं गया तो मुझे एक चीज़ बस ये देखी कि वहाँ कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। देखिए, मेरा बायस हो सकता है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जी इंडिया अच्छा नहीं था, लेकिन मैं आपको फैक्ट ये बताता हूँ। वैसे आपको मैंने कभी भी एनालिसिस में भी कभी बायस नहीं देखा, जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ओवरव्यू है वो आप क्लियरली बता दीजिए। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने पूरा देखा, तो वहाँ पे क्रिएटिविटी एक तो बिल्कुल नहीं थी। एक यूजुअल सा उनका जो एक होता है, एक ताजमहल था, एक मंदिर था, और एक इस तरह की चीज़ें उन्होंने दिखाई, तो वो बुरा नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा था, उन्होंने अपनी जो है मेहनत की होगी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैंने ये देखी कंपैरेटिवली, जब मैंने एक इंडियन से पूछा, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं, जब आप अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं तो थोड़ा बहुत ही फर्क है, उतना ज़्यादा नहीं है, इंडियंस के साथ एक लैंग्वेज तो जब वो लैंग्वेज का भी ऐसा है कि वो हमारी एक्सेंट थोड़ा सा, बस वो उर्दू और हिंदी का थोड़ा सा फर्क आता है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत वो है डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा उनके यहाँ जो है वो है लैंग्वेज में। तो उनके यहाँ हर सूबे, हर जो सिटी है, उनकी हिंदी का
एक्सेंट डिफरेंट है थोड़ा, और हमारा मॉडलेस कराची वालों का एक ही होता है, लाहौर का थोड़ा डिफरेंट है, और यू नो तो वो जब हम बात करते हैं तो मॉडलेस सेम ही होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी इतने ज़्यादा दुबई में कि वहाँ उर्दू में अनाउंसमेंट होती है, अब हिंदी और उर्दू में अनाउंसमेंट होती है कि इनको समझ में आए, अरबी में नहीं होता इतना ज़्यादा। तो वहाँ पे हुआ ये, मैंने एक इंडियन से पूछा कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको, ये तो ज़बरदस्त है। मैंने इस तरह से कहा ताकि उसका मैं एक सही जो है व्यू ले सकूं। जब मैंने कहा कि यार कैसा लगा, तो अच्छा बना है, तो वही समझा कि मैं इंडियन हूँ मैं भी। तो उन्होंने जब उसने ये कहा कि यार ये तो मज़ा नहीं आया, हम तो यहाँ कोई स्क्रीन देखने थोड़ी आए थे, गो एंड वॉच पाकिस्तान पवेलियन, देन यू लेट। मैंने जब ये सुना ना तो लिटरली आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो ग्लैड कि ये एक तरह से वैलिडेशन हो गई ना, एक इंडियन के मुंह से ये आना कि जी पाकिस्तान पवेलियन जाके देखे, जो उन्होंने हिस्ट्री दिखाई है, जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री थी एक्चुअली, पूरी हिस्ट्री दिखाई अपनी, फिर पाकिस्तान की अपनी 47 के बाद की भी सारा है, पहले का भी है, बाद का भी है, इंडस वैली से लेकर हमारा वो पूरा एक वो जबरदस्त, मतलब वो नेक्स्ट लेवल था। वो एक एंगेजिंग है वहाँ पे, हमारे यहाँ एंगेजिंग बहुत चीज़ है, आप अंदर जाते हैं आपको एंगेजिंग मिलता है, सब कुछ कनेक्ट करते हैं, आप जाते हैं, एक मेस्मराइजिंग एक आपको फील आता है। और इसराइल का मैं लास्ट बता देता हूँ, इसराइल में ये था कि उन्होंने एक अपना, इसराइल का बताने इसलिए जरूर, इंडियन के बिल्कुल बराबर में ही था उनका पवेलियन, बिल्कुल इत्तेफाक से कह लें जो भी है। तो वहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने कुछ भी नहीं था वहाँ, एक स्टोरी थी उनकी कि जी हमने दुनिया की टेक्नोलॉजी को हम चला रहे हैं और आगे भी टेक्नोलॉजी को हम चलाएंगे, और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट है बिल्कुल कि टेक्नोलॉजी में उनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने, मैंने एक बस लास्ट पॉइंट ये कहूँगा कि बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए कि हम कोलैबोरेट करते हैं, हम गवर्नेंस अच्छी लेकर आते हैं, हम साथ आपके लेके चलते हैं दुनिया में, आपको उनका भी इंगेजिंग काफ़ी था। एक चीज़ उन्होंने एक वर्ड यूज़ नहीं किया, वो मैंने बड़ा कान लगा के सुनता रहा पूरी वीडियो में, उनकी एक वीडियो चली बस, और कुछ नहीं था उनका, कुछ दिखाने को नहीं था, सिर्फ एक वीडियो थी जिसमें एक लेडी आती हैं और पूरा एक्सप्लेन करती हैं। उन्होंने ये कहा कि गवर्नेंस हम चाहते हैं, हम ट्रस्ट चाहते हैं, हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सब चीज़ें कही उन्होंने, वर्ड पीस यूज़ नहीं किया। मैं यही सोच रही थी कि शायद ये पीस का ही आप जिक्र कर रहे होंगे, और जो मुसलमानों के साथ और इंसानों के साथ हो रहा है इसका ज़रूर जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दुबई एक्सपो के हवाले से, जायटेक्स के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, और साथ ही साथ पाकिस्तान पवेलियन के हवाले से भी उन्होंने कुछ बताया कि वो बहुत ज़्यादा पर्सनली सेटिस्फाई हुए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से वहाँ पर। और जाते जाते उनकी खुर्रम साहब की लास्ट लाइन में कोट करती चलूँ, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज़ टू यूज़ क्लाउड लाइक इंडिया एंड चाइना टू कम आउट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट बिकॉज इट्स अबाउट ग्लोबल पॉलिटिक्स। इसमें कोई और वजह नहीं है, जस्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।